राज तिलक आज रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में नौजवानों की कमी नहीं है जो यूपी को गोद लेना पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कहकर प्रियंका वाड्रा ने आज सीधे निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। रायबरेली पर सबकी नजर है। क्या नई नवेली दोस्ती जो बनी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, उस दोस्ती पर मुहर लगाएगी रायबरेली? चलिए ठीक है, बहुत सारे सवाल है। अगला सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी रायबरेली में कांग्रेस की सियासी जमीन पर कर पाएगी क्या? इस शोर में समझ पाना मुश्किल है जनता की राय क्या है, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तालियों के साथ पहले अपना स्वागत कर लीजिए। हमें पता है रायबरेली वालों को माइक की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन इस हंसी के आगे इस रिपोर्ट में कई गंभीर मुद्दे उठ रहे हैं। 2007 में कागजों में जो एम्स बना था, आज उस पर ताला लगा है। किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट और कैसे प्रियंका वाड्रा ने साधा है प्रधानमंत्री पर निशाना। यूपी चुनाव में प्रियंका वाड्रा पहली दफा रायबरेली में बोली और पहला वार प्रधानमंत्री मोदी पर किया। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फेंकवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको पहचानिए। जो आपके लिए काम करना चाहता है, उसको पहचानिए। गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में विकास न होने के लिए प्रियंका ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जनता से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की। एक तरफ रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका की साझा रैली हुई, तो आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस भी रायबरेली पहुंची, नेताओं के उन दावों और वादों को परखने जो वो हर चुनाव में करके चले जाते हैं, और जनता विकास को तरसती रह जाती है। रायबरेली यानी गांधी परिवार का गढ़, जिस वीराने में लेकिन हम बैठे हैं, ये वीराना दरअसल वो एम्स है जिसकी कल्पना 2007 में कागजों में पहुंच गई। 2007 के बाद 2009 के बाद इसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन आज भी इतने वर्षों बाद ये ओपीडी काम नहीं कर रहा है। सवाल एक, और वो ये कि अगर मुलायम यादव और अखिलेश यादव मिलकर यादव परिवार मैनपुरी, इटावा, सैफई की किस्मत पलट सकता है, सड़कों को चमचमा सकता है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्टेडियम्स बना सकता है, अस्पताल बना सकता है, तो गांधी परिवार इतने दशकों तक रायबरेली की काया पलट करने में कामयाब आखिर क्यों नहीं हो पाया? इन्हीं सवालों के साथ आइए लिए चलते हैं आपको रायबरेली। रायबरेली में बरसों पहले एम्स तो बना, लेकिन ताला पड़ा हुआ है। बाकी रायबरेली की आगे की कहानी यहाँ जनता खुद बताती है। ये 20 करोड़ की लागत से एम्स की ओपीडी पड़ी है, जो कचड़े में तब्दील है। इलेक्शन बाद इलेक्शन है, आज आए हैं, उसके बाद फिर तो ये 4-5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। एजुकेशन विकास जो इसको बढ़ाएगा उसी को दिया जाएगा वोट। आपको लगता है कि जितना होना चाहिए था ये सब हुआ है अभी तक? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। वो तो सोनिया गांधी के सारे यहाँ की रोडे वगैरह कहीं बन गई हैं, नहीं तो और कुछ नहीं है। पर नौकरी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, स्कूल कॉलेज स्कूल्स तो काफ़ी बने हैं, लेकिन नौकरी के लिए यहाँ पे बहुत सारे, मतलब हमारी तरह बहुत से लड़के हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छे एजुकेटेड भी है, उनको भी नहीं मिल रही, सब परेशान है। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़, लेकिन ये प्रतीक उस लोकतंत्र की ताकत का भी है कि जनता जब अपने पर ले ले तो हर किसी को उखाड़ फेंकती है। जी हाँ, गांधी परिवार के लिए जीत की कहानी लिखती हुई रायबरेली ने एक वक्त पर राजनारायण के हाथों जो हार इंदिरा गांधी को दी थी, उस पीस का नाम भी यही रायबरेली है। रायबरेली को सवाल पूछना आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो गया, तो रायबरेली सवाल पूछने का मादा रखती है, ये ताकत भी उसने दिखा दिया है। कैमरामैन विशाल के साथ अंजना ओम कश्यप, रायबरेली आज तक।
रायबरेली की जनता का फैसला अहम होगा। रायबरेली की जनता सवालों के साथ तैयार भी है, लेकिन आइए उससे पहले आपको दिखा देते हैं थर्ड फेज में जो उपचुनाव होने हैं। चाचा भतीजे की अलग जंग चल रही है समाजवादी पार्टी में, और वही जंग एक निर्णायक रूप ले सकता है इस तीसरे फेज के चुनाव में। ये रिपोर्ट 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। कौन समझाए कि नई पार्टी बनाने से कुछ होता नहीं। असली पार्टी तो यहां दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी। द ग्रेट समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग के फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक बात सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज, मैनपुरी और इटावा में भी 19 फरवरी को मतदान होने वाला है। इन इलाकों में समाजवादी पार्टी के दो धड़े मुकाबले में हैं। जसवंत नगर सीट से अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया है, लेकिन चाचा के खिलाफ भतीजे के तेवर अभी भी उतने ही कड़े हैं। हमसे भी तो साइकिल छीन रहे थे कुछ लोग, के नहीं छीन रहे थे बताओ। और मान लो आपका साथ ना होता, हमसे विधायकों ने हमारा सहयोग न किया होता, पार्टी के नेता अगर हमारे साथ न खड़े होते, तो बताओ छीन ली थी कि नहीं छीन ली थी साइकिल। अखिलेश यादव ने जो रैली की उसमें उन्होंने कहा कि हमसे साइकिल छीनने की साजिश की गई। उस पर मैं ये कुछ नहीं कहना। चाचा भतीजे की जंग में बीएसपी सुप्रीमो मायावती फायदा लूटने की फिराक में है। मुस्लिम मतदाताओं को चाचा भतीजे से बचने की सलाह दे रही है। मुस्लिम समाज के लोग जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वोट पूरी तौर से ना केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। जिन जिलों में मतदान होना है वो है फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर। तीसरे चरण के चुनाव में 2,41,67,407 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की तादाद 1,31,28,989 है, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 1,10,27,390 है। तीसरे चरण में जनता 826 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी, जिनमें से 721 पुरुष हैं तो 105 महिला उम्मीदवार हैं। ये इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2012 विधानसभा चुनाव में 69 में से 55 सीटें समाजवादी पार्टी ने ही जीती थी। तीसरे चरण के मतदान में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। शिवपाल जसवंत नगर सीट से 5 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार अखिलेश समर्थक उनकी राह में कांटे बिछा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रीता बहुगुणा, बीजेपी से निष्कासित महासचिव दयाशंकर सिंह की फार ब्रांड पत्नी स्वाति सिंह की किस्मत का फैसला भी जनता तीसरे चरण के मतदान में करेगी। आज तक ब्यूरो। चलिए, अखिलेश यादव के लिए डबल टाइम है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है। एक तो मोदी पर निशाना साधना है, दूसरा मायावती पर, अब इधर चाचा जी पर भी करना है। तो बाकी सब तो बस विपक्षी पर करते हैं, उन्हें घर के अंदर के लोगों पर भी करना है। जबरदस्त काम उनके आगे है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। अनीता श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। विनय द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और मुकेश सिंह जी, समाजवादी पार्टी से हमारे सामने खड़े रहेंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन इससे पहले मुकेश जी जरा सुना दे डिंपल यादव क्या कह रही हैं। जमकर हमला कर रही हैं मोदी पर, सुनिए। ये लोग खाली फंसाने वाली बातें करेंगे, जमीन की बात नहीं करेंगे, मन की बात तो घंटों करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। और क्योंकि आपके भैया का काम दिख रहा है आज, तो बौखलाहट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? मंचों में विरोध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमने मन से काम किया है, हमने मन से काम किया है, दिल से काम किया है और आगे भी करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, पत्थर वाली सरकार ने क्या किया? पत्थर वाली सरकार ने क्या किया, मैं पूछना चाहती हूँ। हम बताते हैं, हमारे लखनऊ में बहुत बड़े बड़े हाथी है। भैया ने बोला ना, हाथी, बड़े बड़े हाथी लगे हैं,
जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, ठीक है भाई। मैं एक लाइन और जोड़ती हूँ, सारे हाथी एक लाइन से खड़े हैं। अगर आप जाके देखेंगे क्या खड़े हैं सारे हाथी एक, तो एक सरकार ऐसी है जिसने हाथियों को लाइन पे खड़ा किया है, और एक सरकार ऐसी है जिसने हमारे समस्त प्रदेशवासियों को, पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम किया है कि नहीं किया? आपके सारे 500,000 रुपए के नोट ले लिए कि नहीं ले लिए? क्या आपके पैसा काला धन था? कह रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ करा देंगे। हम पूछते हैं 3 साल तक कहां गायब थे जो अब आके कह रहे हैं किसानों का ऋण माफ करा देंगे? आप इतने बड़े नेता हैं, आप तो ऋण चाहते तो पहले ही साल माफ करा देते कि नहीं? इस बार तो भाई भाषणों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। आज एक और मुद्दा बहुत गरमाया जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुझे तो यूपी ने गोद लिया है। लालू प्रसाद यादव भी बरस पड़े और बरस पड़े राहुल गांधी भी। सुनिए। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। कब गोद लिया? कहाँ रिलेशन जोड़ रहे हैं? क्या बोले कि यूपी के हम बेटा हैं? हाँ, यूपी का दत्तक पुत्र है। मैंने बोले दत्तक पुत्र हैं, तब बाप आपका कौन है? बताओ। दत्तक पुत्र में तो समस्या है। बाप का नाम भी बताओ कि करने से वोट मिल जाएगा। बीजेपी का सफाया हो गया, उल्टा गिरते शुरू हो गया। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। कहीं जाएंगे कहेंगे मित्र बनाएंगे। मित्रों, बनारस में गए, कहा मां बेटा का रिश्ता है। मैं आया हूं, मैं आपका बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, मैं आपके लिए काम करूंगा। बनारस यहां से इतना दूर नहीं है। मोदी जी, रिश्ते बोलने से नहीं बनते हैं, जताने से नहीं बनते हैं, रिश्ते निभाने से बनते हैं। तो रायबरेली से आप देख रहे हैं राज तिलक, और सवालों के साथ तैयार है यहाँ पर जनता। सवाल लेना शुरू करते हैं। हाथ उठाइए जिसको सवाल पूछना है, पूछे। मैम, हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से है। हाँ। यहाँ के जितने भी विधायक हैं बिना कमीशन के कोई काम नहीं करते। 10%, 40% किसी काम में बिना कमीशन के कोई काम हुआ ही नहीं, चाहे वो लैपटॉप में भी हो। लैपटॉप में बच्चों से जब तक 3,000 रुपए नहीं लिया गया है तब तक बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला है। मैं ऐसे तमाम बच्चों को लाके खड़ा कर सकता हूं जिनको बिना पैसों के लैपटॉप नहीं दिया गया। मुकेश सिंह जी, जवाब दीजिए। अब जवाब सुनिए। देखिए, जिन सज्जन ने भी ये बात बोली है वो 1 मिनट खड़े हो जाए। मैं उनसे कहूंगा कि वो खड़े हो जाएं। एक सेकंड, ये ठीक नहीं। जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि जिसने प्रश्न पूछा वो भी खड़ा हो जाए। हाँ, पूछे। आपने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो है जी वो कमीशन लेते हैं जी। मुझे एक नाम बताइए और एक गवाह यहाँ प्रस्तुत करिए, मैं आपके विधायक के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप एक नाम बताइए। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि विधायक 10% कमीशन नहीं लेता। मैं उस विधायक के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा। एक भी विधायक। अगला सवाल प्लीज। एक सेकंड। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि रायबरेली में एम्स खुला और रायबरेली में पद्मावत थी। अगर वो विकास की भावना से काम कर रहे थे तो उन्होंने उसे बदले की भावना में क्यों कन्वर्ट कर दिया? एम्स क्यों बंद कर दिया और उन्होंने पद्मावत क्यों बंद कर दिया? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। जवाब दीजिए अनीता जी।
जवाब दीजिए। मैडम, एम्स तो लाना ही नहीं चाहती थी कांग्रेस सरकार। इतनी सारी फैक्ट्रियां आई, सारी फैक्ट्रियां कांग्रेस की रहते बंद हो गई। वेंटिलेटर पे चल रहा था ITI, अभी भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपए ITI को दिया है, ठीक है। और रायबरेली में जो विकास के नाम पर विनाश किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये किसी से अछूता नहीं है मैडम। ठीक है, अगला सवाल है। एक सेकंड और भी सवाल लेंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। फेसबुक लाइव के एक रेहान अहमद है, उसमें अपना सवाल शामिल करके रेहान अहमद पूछते हैं कि सैफई मुलायम रायबरेली गांधी किया क्या आप लोगों ने? ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड सर जी, हाल के दिनों में क्या आप सैफई या आसपास गए हैं? मैनपुरी, इटावा, इन जगहों पर गए हैं? आज की तारीख में रायबरेली एक इकलौता जिला है जिसमें 10 सालों में लगभग 12,000 करोड़ की योजनाएं आई। इकलौता पूरे देश में अंजना जी इकलौता जिला है। और सिंचाई, पेयजल, सड़क, रेल, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आज की तारीख में आई है। ठीक है, आप एक सेकंड थोड़ा सा, ये जो 12,000 और ये आंकड़ा वो आंकड़ा आप बता रहे हैं सर, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप नहीं बता रहे हैं। सैफई या मैनपुरी या इटावा, इन जगहों पर आप गए हैं, आपने देखा है वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम देखा है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है? एक एम्स, एक सेकंड सर, सवाल पूरा होने दीजिए। 2007 में ये कागज पर आया, 2009 से काम शुरू हुआ, आज वहाँ ताला लगा है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं बता रहा हूँ 2009 में किसकी सरकार थी? देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं हुआ है, आपका सवाल 2009 में किसकी सरकार थी? मैं बता रहा हूँ ना, 2007 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था। 2009 से 2014 तक किसकी सरकार थी? मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं चल पाया? आप सुनिए तो, 2007 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि एम्स खोला जाएगा, लेकिन तत्कालीन बहन मायावती जी जो पत्थरों की सरकार है उसने 2012 तक जमीन नहीं दी। 2012 में जब सपा की गवर्नमेंट आई तब अखिलेश यादव जी ने वो जमीन दी, तब जाके उसमें एम्स का निर्माण चालू हुआ। ठीक है, अगला सवाल कौन पूछेगा? हाथ उठाइए, पूछे। माइक ना पकड़े, माइक मेरे हाथ में है, मैं पकड़ी हुई हूँ। सवाल पूछे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं और बहुत कड़े निर्णय लेते हैं। वो जनसंख्या वृद्धि पर क्या कुछ निर्णय लेंगे? जैसे नोटबंदी पर क्या उन्होंने निर्णय लिया है? और दूसरा सवाल मेरा है समाजवादी पार्टी से कि इन्होंने घोषणा पत्र के जब 2012 में वादा किया था, उधर कैमरे की तरफ दिखाइए, कैमरे की तरफ। 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि एक बार देखने दीजिए दर्शकों को, ये समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लेकर घूम रहे हैं आप। ठीक है, 2012 का, इसमें शिक्षा के प्रस्तर में कहा था कि अनुदान सूची पर जो मानक और जो मदरसे थे उनको लिए जाएंगे, मदरसों को ले लिया गया। मैं मुकेश सिंह से जानना चाहता हूं, बड़े भाई है मेरे, और लेकिन जूनियर हाई स्कूलों नहीं लिया गया। एक झूठा विज्ञापन ये देखिए 2015 में जारी कर दिया गया कि लेकिन एक भी वादा इनका अनुदान सूची। जवाब दीजिए सर। रायबरेली की जनता वैसे तथ्यों के साथ सवाल पूछ रही है, अच्छी बात है। जवाब जो है आपका प्रश्न, आपने अल्पसंख्यक समाज की बात उठाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक मिनट, आप मुझे जवाब देने दीजिए ना, उन्होंने प्रश्न पूछा है। आपको मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता पाने के लिए टिकट दे रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता कुर्बान कर दी थी आप अल्पसंख्यक समाज को बचाने के लिए। ये जानते हुए, सुनिए पहले मेरी बात, सुनिए पहले। एक सेकंड, आप सवाल सुने या नहीं सुने? सवाल उन्होंने पहले बोला कि मैं बीजेपी से, सुने या नहीं सुने? जी मैंने सवाल सुना, आप उसको छोड़िए। वो पहले बीजेपी से, वो पहले बीजेपी से। आप अपना सवाल दोहरा दें क्योंकि आपने बोला था कि आप बीजेपी से पूछ रहे हैं। नहीं, मैनिफेस्टो में वो दिखा रहे थे ना। मैनिफेस्टो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दिखाया, लेकिन सवाल बीजेपी से। स्कूल और मदरसा वाला जो कह रहे हैं। 2012 का चुनावी घोषणा पत्र है और ये देखिए शिक्षा के प्रतिशत 3 में लिखा हुआ है। अरे सवाल सुन लीजिए कि मानकों पर खरे उतरने वाले जूनियर हाई स्कूल और पब्लिक मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाएगा। मदरसे ढूंढे नहीं मिले, केवल 99 किए गए और जूनियर हाई स्कूल एक भी नहीं किया गया। मैं जवाब देता हूं। किसी भी शिक्षण संस्था को अनुदान में लाने के लिए एक विधिक प्रक्रिया होती है, कोई पिक एंड चूज नहीं होता है। मदरसों के लिए समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा काम किया है। मदरसे को अनुदान देने के लिए एक विधिक प्रक्रिया है, जो मदरसे उस विधिक उसमें आए उनको दिया गया है। अगला सवाल, मेरा सवाल बीजेपी से है कि प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, इन्होंने
14 में सरकार बनाया और 17 चल रहा है। ये 3 सालों में उन्होंने काम की बात आज तक कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया में की या न्यूयॉर्क में की या कहाँ की काम की बात? अनीता जी, काम ही की बात हो रही है भाई साहब, कौन सा काम नहीं किया? इतनी सारी योजनाएं आई हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार है, लागू नहीं होने देती है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार कोई योजनाओं को लागू नहीं होने देती है भाई साहब। एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से है। जेएनयू का छात्र नजीब आज 4 महीने से नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, कहते हैं मेरी माँ का दर्द बताते, अपनी माँ के क्या वो आम इंसान है जो, तो उसकी माँ का दर्द नहीं है। 4 महीने से नजीब का आज तक नहीं मिला है, जो कि उनके अंदर में सीआरपी है, आर्मी है, उसको आज तक नहीं जांच कर पाए। जवाब दीजिए। माँ का दर्दी देखा था उन्होंने, चूल्हे में अपनी माँ को खाना बनाते देखा था, इसलिए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर बांटा था। माँ का दर्द ही देखा था। अगला सवाल आप आइए। मैडम मुझे समाजवादी पार्टी से पूछ। एक सेकंड प्लीज, ये ठीक नहीं है। आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, प्लीज। मुझे यहाँ उपस्थित जितने हैं और सभी पार्टियों से पूछना है कि उत्तर प्रदेश में 10,36,000 दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के पढ़ाने के लिए अभी तक विशेष शिक्षक पद क्यों नहीं सर्जित किए गए, जबकि दिल्ली सरकार ने वहां पे विशेष शिक्षक पद। जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल है किसी के पास? इसके बाद लेंगे, ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, जो सवाल आपने दिव्यांगों के लिए पूछा है, दिव्यांगों के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 सालों में, अगर आपने देखा हो, और वर्तमान घोषणा पत्र और पिछला घोषणा पत्र आप दोनों देख लीजिए, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था किए जाने का प्राविधान इस घोषणा पत्र में भी किया गया है। आप घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़िए, आप बिल्कुल किया गया है। आप नया घोषणा पत्र पढ़िए, आप घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ें। एक सेकंड, एक विशाल फोतेदार, एक सवाल मैं जोड़ रही हूँ। विशाल फोतेदार फेसबुक लाइव से पूछ रहे हैं, अखिलेश और नेताजी अलग होने का नाटक कर रहे हैं ध्यान खींचने के लिए। अलग होने का नाटक? हाँ। देखिए फोतेदार साहब को ये मैं बता दूं, हाँ, कि कोई भी नाटक, कोई भी अपने परिवार में पिता पुत्र को सरेआम और पुत्र जो है पिता को सरेआम, कोई झगड़ा नहीं करता है। राजनीति इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके लिए परिवार का नाटक कोई सड़क पर हो जाता है। वैचारिक मतभेद है, मुलायम सिंह जी को इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय संरक्षक बनाया, और कोई केवल वैचारिक मतभेद होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई इस तरह का कोई नाटक है, कोई नाटक नहीं है। नाटक नहीं था, बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, फैमिली ड्रामा में पूछिए अगला सवाल। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा? शायद आपको ये पता नहीं है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने परिवार को संभालते हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्होंने अपने पिता को पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय संरक्षक बनाया है। ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपने को कहीं बेदखल नहीं किया है। गलत आरोप मत लगाइए। आपको ये पता होना चाहिए। एक सेकंड, इस परिवार की लड़ाई पर हमारा टाइम मत बर्बाद कीजिए, बहुत हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी से किसका सवाल है? कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड, सवाल, अगला सवाल प्लीज। एक सेकंड भाई साहब, रैली में नहीं आए हो तुम, रैली में नहीं आए हो। जिसको लगता है वो रैली में बाहर चला जाए, प्लीज सवाल पूछिए। मैडम, मैं सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, ये मुझे बताएं कि ये कब तक आदमी को बेवकूफ बना के रेल कोच एम्स के नाम पे कब तक और कितनी पीढ़ियां और राजनीति करेंगे? प्लीज। ये जो सौतेला हमारे साथ मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, कब तक रोएंगे ये पूछ रहे हैं नौजवान। नहीं, हमारे भाजपा के मित्र हैं, पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि साहब यहाँ योजनाएं आई हैं, धरातल पे हैं, हवा में नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 कि यहाँ पर महिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर महिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर एम्स। मैं किसी पार्टी से कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ। इनका ब्लेम है ये, बिल्कुल सरासर साबित कर दें। मैं बिल्कुल बीजेपी से नहीं हूँ, वो कह रहे हैं, देखिए आप लोग शोर कर रहे हैं, शोर नहीं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से नहीं, आप तो आम आदमी को भी जो आपके खिलाफ बोल दे उसको आप चश्मे से देखते हैं। नहीं, चूंकि वो उन लोगों के बीच में बैठे थे, हो सकता है मेरी गलतफहमी हुई हो। हाँ। लेकिन मैं ये बता दूं, क्योंकि 12 बताए ना, इतनी बड़ी योजनाएं हैं, वो अगले को दिख नहीं रही, तो इसका मतलब कहीं न कहीं बायस है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर रेल कोच किसी को नहीं दिख रहा। यहाँ पर 4 एनएच चालू। रेल कोच फैक्ट्री में क्या हो रहा है? अरे साहब, वहाँ रेल कोच डब्बे बन रहे हैं, सिर्फ पेंटिंग हो रही है। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उससे रोजगार मिल रहा है। आप सोचते हैं कि जनता को समझ में नहीं आता है। एक सेकंड प्लीज, बहुत शोर हो रहा है।
प्लीज, बहुत शोर हो रहा है। वहाँ सिर्फ पेंटिंग होती है सर, अभी तक पार्ट्स बनाने के लिए क्या शुरुआत हुई है? मैं बता तो रहा हूँ, वहाँ पर आज की तारीख में लगातार इन सैलरियाँ लग रही हैं, वहाँ का लग बजट रही हैं। अब मोदी सरकार ने अगर काम दशक बर्बाद कर दिया। अच्छा ये बताइए कि आज 3 साल से मोदी कोई सवाल पूछे तो वो बीजेपी का है। 3 साल से मोदी जी की सरकार है, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं उसको? रेल पहिया क्यों नहीं चालू कर रहे हैं काम? अरे भाई साहब, कितनी सैलरियां खुली, कितने लोगों को, रायबरेली के लोगों को रोजगार मिला उस रेल कोच से? कितना फायदा आप लोगों ने कमाया? केवल कांग्रेस वालों ने ठेका लेके कमाया है। दूसरा एक रोजगार लगभग वहाँ पर जो लैंड लूजर थे उनको करीब 2500 लोगों को नौकरियां मिली लैंड लूजर को, और कम से कम रेल कोच फैक्ट्री की वजह से आज की तारीख में करीब 20,000 लोगों को प्रचंड रूप से रोजगार मिला। अभी जब आगे कम से कम 350 सैलरियां लगेंगी तब लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार को सबसे बड़ी समस्या यहाँ युवा बता रहे हैं। आपसे एक बार फिर अपील कर रही हूँ, ये शो आपके लिए आपके शहर में हो रहा है, मुद्दों पर सवाल कीजिए, नारेबाजी ठीक नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए राज तिलक। आखिरी के कुछ सवाल जल्दी से लेते हैं, आप पूछिए, जल्दी से पूछिए। 1 सेकंड। हमारा प्रश्न इन तीनों पार्टियों से है कि हम लोग यहाँ पूरे देश में पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा सवाल पूछे सर जल्दी। पुरानी पेंशन आप लोग जो है, आप विधानसभा में पुरानी पेंशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? पेंशन के लिए तीनों पार्टियों में से किसी ने कुछ जल्दी से जवाब दे। नहीं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं, ताकि ये लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सर ये तो भाषणबाजी हो गई। करेंगे क्या वो बताइए? करेंगे ना, बताया तो। वो राज्य सरकार का मैटर नहीं है, वो केंद्र सरकार का मैटर है। अगला सवाल। मैं बीजेपी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मोदी सरकार ने अब आरटीआई में ये नहीं बताया है अभी तक कि जब उन्होंने नोटबंदी की थी तो उनके पास कितना काला धन आया। नंबर 1, नोटबंदी पे सवाल का जवाब दे पाएंगे क्या? कितना काला धन आया है, देश जानना चाहता है। कोने कोने में लोग पूछ रहे हैं काला धन कितना आया। नोटबंदी जब हुई तो सपा बसपा कांग्रेस के पास ही भी मिला था भाई साहब। अब ये जवाब है उसका? जी बिल्कुल। और नोटबंदी में पूरी जनता ये जवाब कैसे हो सकता है? ये कैसे जवाब हो सकता है? नोटबंदी कितना काला धन, कितना काला धन? अरे एक सेकंड। जनता आपके साथ खड़ी हुई परेशानी झेल कर कि काला धन वापस आएगा, कितना है ये तो बताइए। काला धन केवल मैंने बताया ना, सपा बसपा कांग्रेस और निश्चित उन्हीं के नुमाइंदे होंगे। इन्हीं लोगों के पास काला धन दिखाई पड़ा है। भाजपा नहीं परेशान, गांव की जनता नहीं परेशान, गरीब नहीं परेशान, लेकिन सपा बसपा कार्यक्रम काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रायबरेली की जनता का हमारे साथ राज तिलक में शामिल होने के लिए। कल हम होंगे इलाहाबाद में और इलाहाबाद की जनता दागेगी नेताओं के सामने सवाल। देखते रहिए आज तक।